गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 आयनिक सॉलिड्स चल रही थी अपनी। उसमें हमने कल की क्लास में क्या था, यहाँ पे जो सॉल्वेशन और सॉल्वेशन एनर्जी को क्या था, और वहाँ पे सॉल्वेशन की एनर्जी को या सॉल्वेशन को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेशन, ये हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी। दो टॉपिक्स हैं ये, उसके साथ में फजांस के जो रूल हैं वो करने हैं। टॉपिक रहेगा अपना पोलराइजिंग पावर और एक होती है, एक टर्म आती है इसमें पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, इन दोनों टर्म की डेफिनेशन देखनी है। पोलराइजिंग पावर को हम बोलते हैं हिंदी में ध्रुवण शक्ति या ध्रुवण अक्षमता, और पोलराइजिबिलिटी है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में ध्रुवणता। ठीक है, ये दो। अब आती है कि पोलराइजिंग पावर्स है वो तो किसकी होती है, कैटायंस की होती है, और ध्रुवणता या पोलराइजिबिलिटी है वो किसकी होती है, एनायनों की होती है। तो धनायनों की होती है ध्रुवण क्षमता और एनायनों की होती है पोलराइजिबिलिटी या ध्रुवणता। अब डेफिनेशन देखें यहाँ पे कि एक पहले ये कैटायन है और ये यहाँ पे एनायन है। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों अपोजिट चार्ज वाले हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये जो पहले इसका जो साइज दिख रही है वो सिमेट्रिकल है, सममित आकार दिख रहा है। लेकिन जैसे ही कैटायंस इसके पास जाएगा, इसमें से जो ऋणावेश है वो कैटायन की तरफ आ जाएगा, बाकी बचा हुआ यानी इसकी साइज है वो क्या हो जाती है, अनियमित, इरेगुलर हो जाती है। तो पास आने के बाद में ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी, यानी कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से हुआ। देखो, पहले तो इसकी साइज में थोड़ा चेंज होगा, यानी ये कैटायन एनायन से वो इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। इसका नेगेटिव चार्ज सारा इस साइड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैटायन की तरफ। फिर ये और ज्यादा एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आयन से तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, वो आयनिक बॉन्ड है कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी ये कैटायंस है और ये इस प्रकार से कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कैटायंस और एनायन के बीच में यहाँ पे इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कैटायन ने क्या किया, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन चार्ज को, इसका इलेक्ट्रॉन अभर है उसको क्या कर दिया इसने, डिस्टोर्टेड कर दिया, विकृत कर दिया, और इसके द्वारा कैटायन के द्वारा ऋणायन के आवेश वितरण को यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को विकृत या डिस्टोर्टेड करने की जो पावर होती है उसे ही पोलराइजिंग पावर या ध्रुवण अक्षमता के नाम से जाना जाता है। और धनायन के कारण से ऋणायन ने जो अपनी शेप या साइज में चेंज किया है, इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्टोर्शन हुआ है, विकृति आई है, वो जो किसके कारण से आई, तो हम कहेंगे कि ऋणायन में ध्रुवणता उत्पन्न हो गई है। तो ध्रुवण अक्षमता तो रहेगी कैटायंस धनायनों की और ध्रुवणता रहेगी यहाँ पे एनायनों की। अब बात ये आती है कि ये जो पोलराइजिंग पावर है, ध्रुवण अक्षमता और पोलराइजिबिलिटी है ध्रुवणता, ये कब बढ़ती है कब कम होती है। इन्हीं को फजांस के जो रूल्स हैं, फजांस नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको रिलेट किया था आपस में कि कैटायन के साइज और चार्ज का उसकी पोलराइजिंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसी प्रकार से एनायन के चार्ज और साइज का उसकी पोलराइजिबिलिटी या ध्रुवणता पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन्हीं को बताने के लिए फायंस था, उसने अपने नियम दिए थे जिनको हम फायंस रूल या फायंस के नियम के नाम से जानेंगे। धनायन के द्वारा या कैटायन के द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को इन रेगुलर या अनियमित करने की जो पावर होती है उसे ही हम क्या बोल देंगे, पोलराइजिंग पावर या ध्रुवण क्षमता बोल देंगे। और एनायन या ऋणायन है उसका किसी कैटायन के द्वारा अपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अनियमित हो जाने की जो क्रिया होती है उसे ही हम किस नाम जानते हैं, पोलराइजिबिलिटी या ध्रुवणता के नाम से इसे हम जानेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फजांस के रूल। तो फजांस के रूल में देखें 4 रूल बनेंगे फजांस के।
देखें यहाँ से, ये थी ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणता। ये याद रखना, ये केटाइंस की होती है और ये एनाइंस की होती है हमेशा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें फजान्स रूल। इंग्लिश में लिखें तो फजान्स नाम आता है, हिंदी में लिखें तो फायांस नाम आता है, और ये साइंटिस्ट का नाम है। किसके लिए दिया, तो धनायनों की ध्रुवण क्षमता और ऋणायनों की ध्रुवणता उसके साइज और चार्ज पे किस प्रकार से डिपेंड करती है, उसे बताने के लिए नियम दिए थे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी फजान्स रूल। फजान्स या फायांस बोले तो ये इसमें साइंटिस्ट का नाम रहेगा। हिंदी में इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे फायांस के नियम। देखिए फायांस के नियम है, फायांस के नियम किसके लिए दिए थे फायांस ने अपने नियम, तो केटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायंस की पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता को समझाने के लिए कि कब बढ़ेगी कब कम होगी, केटायंस और एनायन के साइज और चार्ज पे किस प्रकार से डिपेंड करते हैं ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणता, ये बताने के लिए फायांस ने अपने नियम है वो दिए थे। देखें फायांस के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पहले तो हम धनायन की ध्रुवण क्षमता देख लेते हैं और उसके बाद में हम चेक करेंगे ऋणायन की ध्रुवणता। ठीक है, फर्स्ट देखें यहाँ पे चार बातें बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग ये चार प्रकार के नियम हो जाएंगे इसके। फर्स्ट रहेगा साइज ऑफ केटाइन। पहले हम केटाइन की साइज और उसका चार्ज पढ़ लेंगे क्योंकि पोलराइजिंग पावर चेक करनी है पहले में। साइज ऑफ केटाइन, अब देखिए साइज ऑफ केटाइन है वो केटाइन की साइज जितनी छोटी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो साइज ऑफ केटाइन है वो पोलराइजिंग पावर के क्या हो जाएगा, पी लिख देते हैं। पोलराइजिंग पावर की क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। केटाइन की साइज जितनी छोटी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी अधिक होगी, और केटाइन की साइज जितनी अधिक होगी उसकी पोलराइजिंग पावर या ध्रुवण क्षमता उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये इसमें एक आता है कि ध्रुवण क्षमता है उससे हम रिलेट करते हैं उस कंपाउंड्स के अदर प्रॉपर्टीज को। ठीक है, यानी कि पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, समानुपाती उस कंपाउंड्स में कोवलेंट करेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। कोई भी बॉन्ड है मान लीजिए और बी के बीच में, इसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे इस बॉन्ड में, तो आयनिक करेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। टोटल दोनों का मिला के 100% बनता है, तो किसी में कोवलेंट ज्यादा होते हैं किसी में आयनिक ज्यादा होते हैं। तो जिसकी कैटायन की साइज छोटी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी तो उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे। कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे तो उसमें आयनिक करेक्टर कम होंगे, और कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे तो उसकी नेक्स्ट हम इससे रिलेट करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, साइज कम होगी, ये बढ़ेंगे कोवलेंट करेक्टर सहज है वो जो गुण बढ़ेंगे, आयनिक करेक्टर कम होंगे, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक है वो भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखें एग्जाम्पल रहेगा अपने कि एस ब्लॉक का जो सेकंड वर्ग है अक्षारीय मृद धातु या एल्केलाइन बेस मेटल वाला ग्रुप है, उस ग्रुप के कुछ केटाइंस लिए हमने। एग्जाम्पल्स में देखिए जैसे बेरिलियम का +2, मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम का +2, स्ट्रोंशियम का +2। अब अपने को पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, चार्ज सेम है लेकिन साइज क्या हो रही जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। साइज बढ़ रही है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। पोलराइजिंग पावर कम होगी तो कोवलेंट करेक्टर है वो क्या रहेंगे, कम होते जाएंगे। आयनिक करेक्टर है वो बढ़ते जाएंगे।
ये जब कम हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा। तो सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, इसका, स्ट्रेंशियम +2 आयन का। और सबसे कम गलनांक रहेगा Be+2 आयन का। तो एग्जाम में गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइज देखनी है, साइज से पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर से कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर से नहीं भी देखो तो कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट देख लो। तो कोवलेंट कैरेक्टर है मेल्टिंग पॉइंट के क्या रहेंगे, विद कर्मानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ये था आपके साइज ऑफ केटाइन कि किस प्रकार से साइज ऑफ केटाइन है वो पोलराइजिंग पावर को प्रभावित करता है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट, चार्ज ऑन केटाइन। केटाइन की साइज होगी तो सेकेंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन के ऊपर आवेश। देखिए सेकेंड रूल हो जाएगा इसका, चार्ज ऑन केटाइन। ठीक है, देखिए चार्ज ऑन केटाइन में हम क्या देखेंगे कि चार्ज ऑन केटाइन, नहीं चार्ज है केटाइन की बात हो रही है। चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, साइज छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो हम चार्ज को डायरेक्ट पोलराइजिंग पावर से रिलेट करें तो हमें मिलेगा कि चार्ज है वो पोलराइजिंग पावर के क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज जितना ज्यादा होगा के टाइम पे उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। फिर वही रिलेशन है पीछे वाले कि पोलराइजिंग पावर समानुपाती कोवलेंट करेक्टर के, व्युत्क्रमानुपाती आयनिक करेक्टर के, और व्युत्क्रमानुपाती मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक के। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखें कि अपने को क्या देखना है, आयनों के या फिर क्लोराइडों के देखने अपने को कोवलेंट करेक्टर चेक करने। जैसे कि एग्जांपल में हम ले इसमें NaCl। वैसे एक बात ध्यान रखना कि चार्ज बढ़ता है हमेशा साइज कम होती है, चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगी, साइज कम होगी तो पोलराइजिंग पावर है वो बढ़ेगी। NaCl के बाद में क्या आएगा इसके अंदर, MgCl2 चार्ज से रिलेट करना है, AlCl3, LiCl4। ठीक है, अब इनमें क्या है, ये क्लोराइड वाले तो कॉमन है, कैटाइंस देखने अपने को तो Mg+2 Al+3। एग्जाम में यदि इसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको उसमें से केटाइंस अलग कर लेने हैं। केटाइंस का जो कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर रहेगा वही ऑर्डर इनके क्लोराइडों का रहेगा। अब अपने को पता है सोडियम से Na पॉजिटिव से Sn+4 की तरफ जा रहे हैं तो इसके केटाइनों के ऊपर सारे केटाइंस हैं, केटाइंस पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होगा तो वहां पे पोलराइजिंग पावर है वो भी इंक्रीज होगी। पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होते ही कोवलेंट करेक्टर है वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो इन सभी में से सबसे अधिक कोवलेंट करेक्टर रखने वाला क्लोराइड कौन सा होगा, ये वाला। और सबसे कम कोवलेंट करेक्टर इसमें पाए जाएंगे। जब इसमें सबसे कम कोवलेंट करेक्टर है तो आयनिक करेक्टर इसमें सबसे ज्यादा रहेंगे। तो ये रहेगा कोवलेंट करेक्टर का तो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और आयनिक करेक्टर का यही क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इस प्रकार से केटाइंस का चार्ज है वो प्रभावित करेगा। तो आपको हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछे, हो सकता है आयनिक करेक्टर का पूछे, हो सकता है आपको वो कोवलेंट करेक्टर का पूछे। तो ये रिलेशन याद रखना है वहां पे। तो ये तो हो गए केटाइंस का चार्ज और केटाइंस की साइज है किस प्रकार से उसकी पोलराइजिंग पावर या कंपाउंड्स के जो करेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनाइंस की। इसी प्रकार से एनाइंस की साइज पढ़ने हैं, उसी के साथ में इसी प्रकार से एनाइन का चार्ज है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। थर्ड पे लिखे यहाँ पे साइज ऑफ एनाइन। थर्ड रूल हो जाएगा फजांस का, साइज ऑफ एनाइन। देखें थर्ड रूल, साइज ऑफ एनाइंस।
ठीक है। तो देखिए एनायंस की जो साइज है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगी। तो इसमें आएगा कि एनायन की साइज जितनी बड़ी होती है, साइज ऑफ एनायन, उसकी ध्रुवणता उतनी ही अधिक होती है। उसमें ध्रुवणता यानी उतनी ही आसानी से वो ध्रुवित हो जाएगा, उसका मतलब उसमें ध्रुवणता ज्यादा है। ध्रुवणता ज्यादा होगी उसमें तो उसमें कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा होंगे। कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे तो आयनिक करेक्टर कम होंगे। आयनिक करेक्टर कम होंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी, गलनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस आपको ये वाले याद रखने हैं। एनायन की साइज बढ़ेगी, ध्रुवणता बढ़ेगी, उसकी ध्रुवणता बढ़ेगी, कोवलेंट करेक्टर बढ़ेंगे, सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे, आयनिक गुण कम होंगे, गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम पढ़े इसका एक एग्जांपल, केटायंस की साइज पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। देखें केटायंस में हमने रख लिया F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, चारों हैलाइड्स हैं। पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो इनकी साइज है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। साइज इंक्रीज होगी तो इनकी पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता भी इंक्रीज होगी, कोवलेंट करेक्टर है वो भी इंक्रीज होंगे, आयनिक करेक्टर है वो डिक्रीज होंगे, और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको ये ऑर्डर भी पूछ सकता है, तो ये तो साइज की क्या रहेगा, समानुपाती, ये पूछे तो वो भी समानुपाती, ये पूछे तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और ये भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आप सिर्फ ये याद रखना, इसकी हेल्प से क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। तो चार प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि एनायंस दे दिए जाए आपको कि इनको ध्रुवणता के क्रम में बताइए कि किसकी ध्रुवणता ज्यादा है किसकी कम है। हो सकता है कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर पूछ ले, हो सकता है आयनिक करेक्टर का पूछ ले, और ये भी हो सकता है कि वो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक का ऑर्डर वो यहाँ पे पूछ ले। तो ये रहेगा फजांस का थर्ड रूल, जिसमें एनायंस की साइज है वो उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी ध्रुवणता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आएगा यहाँ पे चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन, देखें एनायन का चार्ज है वो, इसमें एक बात हमेशा याद रखना, केटायन का चार्ज तो उसकी साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन एनायन का साइज, पीछे आपको लिखवाया था रिलेशन की चार्ज ऑन एनायन समानुपाती साइज, ये एनायन पे चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा माइनस में उसकी साइज उतनी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। देखिए यहाँ पे एनायंस के लिए आएगा चार्ज समानुपाती साइज। तो इसमें क्या रहेगा कि चार्ज बढ़ेगा एनायंस पे, माइनस में जितना बढ़ेगा और साइज उतनी बड़ी होगी, पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, कोवलेंट करेक्टर भी उतनी ज्यादा रहेंगे, आयनिक करेक्टर कम हो जाएंगे, और उसकी गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल। देखें एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे ClO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव 2, ये तो हो जाएगा परक्लोरेट आयन, सल्फेट आयन, और ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका PO4 नेगेटिव 3 आयन, फोस्फेट आयन है। इस प्रकार से तीन आयन से हो जाएंगे। अपने को पता है चार्ज बढ़ रहा है -1 -2 -3, चार्ज बढ़ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज भी इंक्रीज होती है, केवल एनायनों में ऐसा होता है, केटायंस में ऐसा नहीं होगा। साइज बढ़ रही है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी यानी कि ध्रुवणता है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ध्रुवणता बढ़ रही है तो कोवलेंट करेक्टर भी बढ़ रहे हैं, कोवलेंट करेक्टर बढ़ रहे हैं तो आयनिक करेक्टर कम हो रहे हैं, और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सिर्फ ये रिलेशन याद रखें, उसके बेस पे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करें। क्वेश्चन में इन चारों में से चाहे कुछ भी पूछे, इसी से क्या हो जाएगा, वो सोल्व हो जाएगा। ये रहेंगे आपके फजांस के रूल, जिनकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि किसी भी कैटायंस की पोलराइजिंग पावर और एनायंस की पोलराइजेबिलिटी यानी ध्रुवणता है वो केटायंस और एनायंस के साइज और चार्ज पे किस प्रकार से डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ में उसकी कोवलेंट आयनिक करेक्टर और उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो किस प्रकार से निर्भर करता है। ये सब हम फजांस के रूल की हेल्प से
सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखें नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, नेक्स्ट देखें इसके अंदर आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है इसमें। नेक्स्ट रहेगा आपका आयनिक पोटेंशियल। देखें नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन लिखे आयनिक पोटेंशियल तो सबसे पहले आएगा, इसको फाई से शो करते हैं। तो इसमें आता है कि हमेशा किसका रहता है, केटाइंस का रहता है। केटाइंस का आयनिक पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन पर चार्ज, और रेडियस ऑफ केटाइन, यानी केटाइन यानी धनायन के आवेश, धनायन के आवेश और धनायन की त्रिज्या का अनुपात है वो आयनिक पोटेंशियल या फाई कहलाता है। धनायन के आवेश और धनायन की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाएगा, फाई कहलाता है, या आयनिक पोटेंशियल या आयनिक विभव कहलाता है। नेक्स्ट इसमें जैसे जैसे यहाँ पे साई बढ़ेगा, सॉरी फाई बढ़ेगा, फाई किसके समानुपाती है, चार्ज के। चार्ज बढ़ता है केटाइंस पे तो ये बढ़ेगा, और ये रेडियस बढ़ती है तो ये कम होगा। तो हम कहेंगे कि जब आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होने के साथ साथ में क्या होगा, उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्योंकि ये बढ़ता है ना, ये बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है तो कोवलेंट करैक्टर वो इंक्रीज होंगे, और उसमें आयनिक करैक्टर वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। और जब साई कम होता है, साई कब कब होगा, जब रेडियस बढ़ रही है तो साई कम होगा, साई कम होगा तो कोवलेंट करैक्टर भी कम होंगे, कोवलेंट करैक्टर कम होंगे तो आयनिक करैक्टर वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके साथ साथ में नेक्स्ट ये पढ़ेंगे हम कि आयनिक पोटेंशियल है वो किस प्रकार से कंपाउंड्स है उनके केमिकल बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन या व्याख्या करने में आयनिक पोटेंशियल किस प्रकार से अपना योगदान करता है। तो इस पे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें इस पे कि आयनिक पोटेंशियल किस प्रकार से डिपेंड करता है। यानी जिसमें आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, उसकी उसमें सहज गुण ज्यादा होंगे, जिसमें कम होगा उसके अंदर आयनिक रिएक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो कम आयनिक पोटेंशियल रखने वाला क्या होता है, आयनिक पोटेंशियल कम होगा, उसकी आयनिक प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। तो अब इसमें आएगा कि किस प्रकार से साई की वैल्यू है, सॉरी फाई आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू के बेस पे हम कंपाउंड्स के केमिकल बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन या व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट आएगा आपके कि ऑक्साइड्स जो होते हैं उन ऑक्साइडों के केमिकल बिहेवियर की व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। तो उसमें आधा ऑक्साइडों के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि रूट फाइव की वैल्यू उसमें लिखी होगी कि इसकी वैल्यू है वो कितनी कितनी हो, तो उसमें प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी। इसमें आएगा ये 2.2 से कम रहे, 3.2 से ज्यादा रहे, और ये 2.2 से 3.2 के बीच की रहे। 2.2 ऐसा होगा तो उस ऑक्साइड की प्रकृति होगी बेसिक, ऐसा होगा तो प्रकृति हो जाएगी उसकी एसिडिक, और ऐसा हो जाएगा तो उसकी प्रकृति हो जाएगी एम्फोटेरिक, यानी उभयधर्मी प्रकृति है वो उसकी हो जाएगी। अब देखिए किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। तो इसमें आता है कि यदि ऑक्साइडों की, यदि ये सिर्फ ऑक्साइडों की बात हो रही है, ऑक्साइड्स की बेसिक होगा, एम्फोटेरिक होगा या एसिडिक होगा। तो यदि ऑक्साइडों के लिए जो उसके आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू 2.2 से क्या हो, कम हो, 2.2 से कम होगी, तो इन ऑक्साइडों में ये जो मेटल ऑक्साइड की बात हो रही, तो मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा। अब पता है ये कम है, ये जो फाई है पोटेंशियल ये कम है, ये कम होगा तो क्या होगा यहाँ पे, इसके कम होते ही पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर कम होते ही कोवलेंट करैक्टर वो क्या हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाएंगे, यानी ये कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो जब इसको हम H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, आयनिक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा, तो ये ऑक्साइड है वो इजीली OH नेगेटिव आयंस मुक्त कर देते हैं, और OH नेगेटिव आयंस मुक्त करेंगे तो हम कहेंगे कि उसकी क्षारीय प्रकृति ज्यादा हो गई। सेकंड में इसमें ये आएगा, ये तो हो गया इंटरमीडिएट बीच का हो गया उभयधर्मी प्रकृति। इसकी बात करें यानी इसके अंदर क्या है कि आयनिक पोटेंशियल उस ऑक्साइड का 3.2 से ज्यादा है। आयनिक पोटेंशियल जब उसमें ज्यादा है तो उसमें पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, यानी इस प्रकार के ऑक्साइडों में मेटल और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, आसानी से नहीं टूटेगा तो वो इजीली OH नेगेटिव आयन मुक्त नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे कि वो ऑक्साइड की क्या है, एसिडिक नेचर का ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ऑक्साइडों की जो नेचर होती है उसको आयनिक पोटेंशियल के बेस पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बता सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट, कि दूसरा हम आयनिक पोटेंशियल के बेस पे क्या बता सकते हैं, तो हम कहेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, सेकंड हम बता सकते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट है उनका उष्मा स्थायित्व है, उसमें स्थायित्व किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो इसमें आएगा कि जिनके लिए साई की वैल्यू ज्यादा होती है उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो मेटल कार्बोनेट्स में जो इस प्रकार से बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसमें इजीली टूट जाएगा। मेटल कार्बोनेट में जैसे कि हम एग्जांपल देखें, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, इस प्रकार से ये कार्बोनेट्स है। इसमें देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो केटाइंस है ना, केटाइंस की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है केटाइंस की, तो उसकी साइज इंक्रीज होगी, और साइज है वो आयनिक पोटेंशियल के समानुपाती है, साइज इसमें इंक्रीज हो रही है, देखो साइज सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होती है, साइज का मतलब रेडियस से है, साइज बढ़ेगी तो आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, और आयनिक कैरेक्टर वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या रहेगा कि ऐसा होने से इनमें बॉन्ड कैसा प्रेजेंट होता है, ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इनके कोवलेंट, ये साई की वैल्यू ज्यादा होगी जिसके लिए उससे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो उसमें ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक होते ही ये बॉन्ड आसानी से इजीली टूट जाएगा और ये CO2 मुक्त करते हैं। और कार्बोनेट का काम ही क्या होता है, टूट करके ऑक्साइड बनाना और CO2 गैस को वहां से मुक्त करना। CO2 को इस मुक्त होगी, इजीली मुक्त हो जाएगी, उसमें हम कहेंगे कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो साई का मान बढ़ेगा तो उसके थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसके लिए साई का मान कम होता है तो साई के लिए हम बोलेंगे कि साई सॉरी फाई व्युत्क्रमानुपाती थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि साई का मान जिसके लिए ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ये बॉन्ड तो नहीं टूट पाएगा, ये टूट पाएगा, तो इजीली टूट जाएगा तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसमें देखो साई डिक्रीज होगा, साई कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो हम कहेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर थर्मल स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे अधिक थर्मल स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, बेरियम कार्बोनेट की। और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितने टेम्परेचर पे वो कार्बोनेट डिसोशिएट होकर के CO2 गैस को मुक्त कर रहा है, वियोजित हो रहा है, वही टेम्परेचर के लिए कहेंगे कि उसकी, और जिसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर पे वो CO2 मुक्त करेगा तो हम कहेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और कम टेम्परेचर पे यदि वो CO2 रिलीज कर देगा तो हम कहेंगे कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, कम है।
जिसे हम इस फाई या आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू से डिटरमाइन करेंगे। देखें फिर इसमें ये दो एग्जांपल्स हो गए इसका, और जिसमें आयनिक पोटेंशियल ये कम होगा उसमें ये कम होंगे, ये कम होंगे तो उसमें आयनिक रिएक्टर ज़्यादा होंगे। आयनिक रिएक्टर ज़्यादा होते हैं हम कहेंगे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसमें CO2 तो मुक्त नहीं हुई ना। जब तक CO2 मुक्त नहीं होता तब हम कहेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रहेगा आपके आयनिक पोटेंशियल के बेस पे ऑक्साइडों के नेचर और मेटल कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी को हम किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे। तो ये स्टेबिलिटी ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा उसी को हम स्टेबिलिटी के बेस पे बताएंगे, ना कि एमओ बॉन्ड की, क्योंकि कार्बोनेट्स और डिसोसिएट होते हैं तो हमेशा CO2 गैस निकलती है और ऑक्साइड बनेगा। ये वाली रिएक्शन याद रखना, ठीक है। ये रहेंगे इसके अंदर आयनिक पोटेंशियल। इसके बाद में जो इसकी नेक्स्ट पार्ट है इस यूनिट का, उसमें बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है, वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।